नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले के दोनों लेक्चर देख लिया होगा। बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है इस लेक्चर का भी कि जो भी चीज़ मैं बोलूँगा उसको सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बजाय इस बात के कि आप इस वीडियो में क्या दिखा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं। आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। और हमेशा की तरह सिंपल सजेशन कि वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर को जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप 2 बार अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उस बुक से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि ये लेक्चर आपको कितना हेल्प कर रहा है। ठीक है, पहले के 2 लेक्चरों में हमने बात किया सबसे पहले कि भारत में यूरोपियन ताकतों का जो आगमन हुआ वो किस तरीके से हुआ, उसमें कैसे आपस में लड़ाई होने के बाद, आपस में प्रतिद्वंदिता होने के बाद, आपस में वार होने के बाद ब्रिटिश पावर सबसे ताकतवर पावर के रूप में ऊपर आया, सबसे ताकतवर पावर के रूप में उभरा। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि जब ब्रिटिश ताकतों का भारत में आगमन हुआ, जब ब्रिटिश पावर या यूरोपियन ताकतों का भारत में आगमन हुआ तो उस समय भारत की कंडीशन क्या थी, भारत में कौन से राजवंश का साम्राज्य था, भारत में किसका रूल था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मुगल वंश से छोटे छोटे राज्य टूट के अलग हुए, जिसमें बंगाल था, हैदराबाद था, मैसूर था, सिख राज्य था पंजाब का, या मराठास थे, ये जितने भी छोटे छोटे राज्य टूटे, इन पर अंग्रेज़ों ने कैसे कब्जा किया और इन पर कब्जा करते करते उन्होंने लगभग भारत के हर एक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। तो आइए चालू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम या इस टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, मतलब अंग्रेजी सत्ता का भारत में विस्तार और समेकन, मतलब कैसे उन्होंने भारत में छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपना विस्तार किया और कैसे अपने सभी जीते हुए राज्यों को फिर से कंसोलिडेट किया, सबको एकत्रित किया, सुदृढ़ किया और एक बड़े ब्रिटिश पावर की नींव रखी। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। वो पहला टॉपिक है ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और पूरा शांति से बैठिए। अगर आपको अभी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है वीडियो देखते हुए तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, लेकिन जब दिमाग शांत हो जाए इसको पूरा सुनिए, सुनने में पूरा फोकस लगाइए। ठीक, देखिए बंगाल क्या था। बंगाल जो था वो मुगल एम्पायर का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस में से एक था, या यूं कहे तो सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। कारण क्या था? कारण ये था कि ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और यहाँ से बहुत सारे एक्सपोर्ट होते थे, बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती थी विदेशों में, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ही मुनाफा कमाते थे और इस तरीके से ये बहुत ही धनवान प्रांत था, बहुत ही रिच प्रोविंस था। जो बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कंसिस्ट करता था, इसमें आते थे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, उड़ीसा, सब उसी का पार्ट थे। इवन कि कुछ यूपी का भी पार्ट इसमें आता था। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल से क्या क्या एक्सपोर्ट किए जाते थे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये, तो इसको ध्यान से सुनिए। एक्सपोर्ट करने वाले सामान जो बंगाल से यूरोप भेजा जाता था उसमें थे साल्ट पीटर। साल्ट पीटर बेसिकली एक टाइप का केमिकल कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड होता है पोटेशियम नाइट्रेट का कंपाउंड। ठीक है, ये पोटेशियम नाइट्रेट का ये साल्ट पीटर कंपाउंड यूज होता है, जो मीट बनता है पकने के बाद उसको ज़्यादा समय के लिए बचाया जा सके उसमें यूज किया जाता था। तो ये इसका एक्सपोर्ट होता था बंगाल से। राइस चावल का, इंडिगो नील का, पेपर मसाले का, शुगर चीनी का, सिल्क का, कॉटन के वस्त्र का और हैंडीक्राफ्ट्स का, मतलब हाथ से बने हुए छोटे छोटे जो भी वस्तुएं थी उसका एक्सपोर्ट बंगाल से होता था। देखिए, इस बात से आप समझ सकते हैं कि अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, इसको इस तरीके से समझिएगा कि कितना बड़ा ये बंगाल जो था एक्सपोर्ट करने का केंद्र था। इसका कहना है
स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी शामिल किया अपने इस वीडियो में। ये कहता है कि जो ट्रेडिंग होता था यूरोप में एशिया से, जो ट्रेडिंग होता था यूरोप में एशिया से, बेसिकली जो एक्सपोर्ट होता था, जो आयात, माफ़ कीजिएगा, निर्यात किया जाता था, जो भेजा जाता था, कहाँ भेजा जाता था? यूरोप में। उसमें 60% अकेले सिर्फ बंगाल से भेजा जाता था। मतलब अगर 100 रुपये का सामान जा रहा है एशिया से यूरोप में, तो उसमें 60 रुपये का सामान सिर्फ और सिर्फ बंगाल से जाता था। इसलिए बंगाल इतना महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। अभी सब बातों के मद्देनज़र कंपनी, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया था कि कंपनी को मुग़ल सीज कर लेते हैं, उसका हुगली बेस, उस पर से उसको भगा देते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी रिक्वेस्ट करती है और उसको मिल जाता है सुल्तानती का विलेज, सुल्तानती गांव उसको मिलता है कि भाई ठीक है, आप इसके आसपास कीजिए, अपना व्यापार कीजिए। और धीरे धीरे उसको वो सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकता को जोड़ के मॉडर्न कलकत्ता बनाते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। और उनको जो मिला था ये सुल्तानती, गोविंदपुर और बर्दवान, माफ़ कीजिएगा बर्दवान नहीं, गोविंदपुर और कालीकता का जो इलाका था, वहाँ पे जो उनको व्यापार करने का अधिकार मिला था, इसके बदला उन्हें 3000 रुपये मुग़ल एम्परर को देना होता था एज ए टैक्स। तो एक और उदाहरण से समझिए, मात्र 3000 रुपये देकर वो बंगाल से लगभग सालाना 4,28,571 रुपये का व्यापार वो करते थे, मुनाफा कमाते थे। तो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस था। मात्र 3000 रुपये देकर अगर आप 4,28,571 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि भाई हम भी इस व्यापार में शामिल हो, हमको भी फ़ायदा हो। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चाहती थी कि भाई हम बंगाल पे कब्जा कर ले। इसलिए वो बंगाल पे कब्जा करने के हिसाब से अब अपना स्टेप लेती है। उसके बाद क्या होता है देखिए, अलीवर्दी खां करके एक 1741 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। धीरे धीरे उसी के वंशज में आगे चल के 1756 में मरने के बाद उसके सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। सिराजुद्दौला बेसिकली बहुत ही यंग एज में बन गया था नवाब, तो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का था। वो चाहता था कि जो भी अंग्रेज उसके बंगाल प्रोविंस में आ गए हैं उनको मैं कंट्रोल करूं, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, वो प्रॉपर टैक्स दे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, प्रशासन के अंदर रहे। अब देखिए होता क्या है कि जो ऑफिसर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो उनको ट्रेड प्रिविलेजेस मिला था, जो उनको अधिकार मिला था व्यापार का विशेषाधिकार, उसको वो गलत तरीके से यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से बंगाल को कर नहीं मिल रहा था जितना उसको मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता, उन्होंने मॉडर्न कलकत्ता, आधुनिक कलकत्ता का जो नींव रखा, उसकी उन्होंने घेराबंदी कर दी, किलाबंदी चालू कर दी, नवाब के परमिशन के बिना। ठीक है, याद रहेगा। 2 फैक्टर्स हैं। पहला, उन्होंने जो उनको व्यापारिक अधिकार के लिए मिला था, जो उनको विशेषाधिकार दिया गया था, उसको मिसयूज करने लगे, उसका गलत यूज करने लगे, जिसकी वजह से जितना नवाब को या बंगाल को टैक्स मिलना चाहिए था उतना टैक्स नहीं मिल पा रहा था। तो इसकी वजह से भी सिराजुद्दौला गुस्से में था। दूसरी बात कि उन्होंने जो मॉडर्न कलकत्ता का नींव रखा, उसकी उन्होंने नवाब के परमिशन के बिना ही उसकी घेराबंदी, किलाबंदी चालू कर दी। अब ये सब चीज़ हो रहा था तो सिराजुद्दौला बेसिकली गुस्सा रहा था कि भाई कैसे करें, क्या करें। तो वो क्या करता है, गुस्से में लगभग 150 ब्रिटिश ऑफिसर्स को पकड़ लेता है और उनको एक छोटे से घर नहीं, रूम में बंद कर देता है।
मतलब 150 ब्रिटिश ऑफिसर्स को पकड़ा और छोटे से रूम में बंद कर दिया। अब इस छोटे से रूम में 150 आदमियों को बंद करने की वजह से 125 लोग के आसपास मर जाते हैं, जिसको हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 150 में से लगभग 120-25 लोग मर गए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी अंग्रेज़ों में गुस्सा आ रहा था। तो एक तरीके से अब दोनों में खींचातानी की स्थिति बन चुकी थी। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो सिराजुद्दौला की बात नहीं सुन रहे थे और सिराजुद्दौला उन पे सख्त एक्शन लेने के लिए तुला हुआ था। अब लगभग इतना तय था कि अब लड़ाई होना ही होना है। तो इतने में क्या होता है कि जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उसका कमांडर कहिए, उसका गवर्नर कहिए, वो था रॉबर्ट क्लाइव इस समय कलकत्ता में। वो एक सीक्रेट अलायंस करता है, वो एक गुप्त संधि करता है। किसके साथ करता है? बहुत सारे लोगों के साथ करता है जो कि राजा के विश्वास पात्र थे, उनके महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए थे। सबसे इम्पोर्टेंट राजा का जो मिलिट्री जनरल था मीर जाफ़र, उसके साथ जाके वो संधि कर लेता है, गुप्त संधि। और किन किन लोगों के साथ करता है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक तो मीर जाफ़र हो गया, राय दुर्लभ, याद रखिएगा, जगत सेठ वहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसको इन्होंने अंग्रेज़ों ने प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और बोला कि भाई आप राजा की मदद नहीं कीजिए, आप जब लड़ाई होगी हमारी राजा के साथ यानी बंगाल नवाब के साथ, तो आप अंग्रेज़ों का साथ दीजिए और उसके बदले में हम आपको बहुत सारे फ़ायदे देंगे। देखिए, जो सीक्रेट अलायंस मीर जाफ़र के साथ हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि अगर अंग्रेज़ जीत जाता है तो जीतने के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बदले में मीर जाफ़र को क्या करना होगा कि मीर जाफ़र कंपनी को कुछ कुछ रियायतें देगा ट्रेड करने में, व्यापार करने में, और बेसिकली टैक्स कम कर देगा, ख़त्म ही कर देगा। इस टाइप का दोनों के बीच संधि हुआ। किसके बीच? मीर जाफ़र और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। एक बार फिर से समझिए। देखिए, अलीवर्दी खान के मौत के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बनता है बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब बनते ही वो देखता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको व्यापार करने का जो विशेषाधिकार दिया गया उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दुरुपयोग करने की वजह से जो सरकारी फंड आना चाहिए, जो बंगाल को टैक्स मिलना चाहिए, वो टैक्स नहीं मिल पा रहा है। और उन्होंने बंगाल के नवाब के परमिशन के बिना ही जो मॉडर्न कलकत्ता शहर है उसने किलाबंदी चालू कर दी, घेराबंदी चालू कर दी। इसकी वजह से आपका जो सिराजुद्दौला था वो गुस्सा गया और उसने क्या किया, लगभग 150 ब्रिटिश ऑफिसर्स को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से लगभग 120-25 लोग मर गए। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंध किस राजा से था, तो सिराजुद्दौला से। ये सब घटनाएं हो रही थी और लगभग तय था कि अब युद्ध होना ही होना है। तो क्या करता है ये रॉबर्ट क्लाइव कौन था भाई? ये गवर्नर था, मान के चलिए मिलिट्री जनरल था अंग्रेज़ों का। एक सीक्रेट अलायंस करता है, गुप्त संधि करता है मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, जो कि मेन लोग थे राजा के, उनके साथ। मीर जाफ़र के साथ वो करता है सीक्रेट अलायंस, क्या कि भाई आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको जीतने के बाद बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब होता क्या है, इतना होने के बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध होता है। कहाँ होता है भाई? प्लासी नामक जगह पे होता है। ये युद्ध होता है 23 जून 1757 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसके क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया। तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को। देखिए, अब इसमें एक बात समझिए कि जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र हुआ था, जो गुप्त संधि हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ। 50,000 की सेना थी सिराजुद्दौला की। कितनी की? 50,000 की सेना थी। और मात्र चंद लोग थे रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मात्र चंद लोग थे। लेकिन आपका मिलिट्री जनरल ही, जो नवाब का जो मिलिट्री का हेड हुआ करता था, सेना का प्रमुख हुआ करता था, मीर जाफ़र, वही मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी
से मिला हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिना लड़े एक तरीके, हालांकि लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ाई हुई, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम क्षतिपूर्ति में उन्होंने बैटल ऑफ पलासी को जीत लिया। तो यहाँ याद रखिएगा कि 50,000 सेना थी सिराजुद्दौला की, जिसको चंद लोगों ने, कंपनी के चंद लोगों ने हरा दिया। कारण क्या था? षड्यंत्र किए हुए थे वो, गुप्त संधि थी मीर जाफर के साथ, उसकी वजह से ये लोग जीत गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता, उसको मार दिया जाता। अब सिराजुद्दौला का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। अब क्या होता? मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता। अब भाई, अब दोनों में एग्रीमेंट हुआ था, गुप्त संधि हुई थी, उसके हिसाब से इसको बना दिया गया। मीर जाफ़र ने क्या सोचा था कि अंग्रेज़ों को इतना ही मतलब रहेगा कि भाई हमको बना देंगे, वो अपना मुफ्त होकर चुपचाप ट्रेड करेंगे, लेकिन इतना नहीं था। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनते ही उसको बहुत सारे पैसे देता है, और साथ ही याद रखिएगा जमींदारी राइट देता है। 24 परगना एक जगह है बंगाल में, उसकी ज़मींदारी राइट किसको दे दिया जाता? अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है। किसके द्वारा? मीर जाफ़र के द्वारा। यानी कि मीर जाफ़र बनते ही, बंगाल का नवाब बनते ही अंग्रेज़ों को बहुत सारे पैसे देता है और साथ में ज़मींदारी राइट्स दे देता है 24 परगना का। अब देखिए, बैटल ऑफ पलासी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि इसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी भारत में। ये एक बहुत बड़ा युद्ध था, और बंगाल जैसे क्षेत्र में अगर आपका नवाब बैठा हो और आप चाहें जैसे उस हिसाब से काम करता हो, तो ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, और ये बहुत बड़ी जीत मानी भी जाती है इतिहासकारों के द्वारा। इसलिए ये बोला जाता है कि बैटल ऑफ पलासी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन रखने में इंडिया में पहला पॉइंट साबित होता है। सेकंड चीज़, इसने क्या किया कि जो मिलिट्री सुप्रीमेसी थी अंग्रेज़ों की, जो मिलिट्री सुप्रीमेसी थी, मतलब कि युद्ध करने में सब सर्वश्रेष्ठ जो अंग्रेज़ थे, उनको इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया पूरे भारत में कि इनसे ऊपर मिलिट्री सुप्रीमेसी में कोई नहीं है। ये बैटल ऑफ पलासी के रिजल्ट से प्रमाणित हुआ। क्यों? क्योंकि वो जीत गए थे, तो ये माना जाने लगा कि उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है। उसके बाद क्या होता है कि इनका इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, मतलब एक तरीके के प्रेस्टीज जो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बाकी राजाओं में अच्छे से बैठ जाती है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जैसे जगह को जीत लिया, वहाँ पे उनका नवाब बैठा है, उनका कठपुतली बैठा है, तो अंग्रेज़ों का जो एक टाइप से प्रतिष्ठा कहिए, इज्जत कहिए, बहुत ही ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई। साथ ही उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज का परमिशन ले लिया कि भाई हमको मिलिट्री रखना है, तो हम क्या करेंगे, इन टेरिटरी हम नवाब से ये टेरिटरी हमको दे दो, ऐसे उन्होंने मांग की और उनको दे भी दिया गया। तो एक तरीके से उन्होंने टेरिटोरियल अपना आधिपत्य भी इस्टेब्लिश किया, और साथ में मिलिट्री सुपीरियरिटी भी इस्टेब्लिश की। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके रिजल्ट के बाद जो मीर जाफ़र को बनाया गया नवाब, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइप का गवर्नमेंट का फॉर्म, गवर्नमेंट की प्रकृति पहले से चली आ रही थी प्लासी के युद्ध से पहले, उसी टाइप का सरकार, उसी टाइप का नवाब का अभी भी ओहदा बरकरार था बंगाल में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को ये दिखाया गया कि अभी भी बंगाल का जो नवाब है वो उतना ही ताकतवर है जितना वो पहले था। हालांकि पीछे से ब्रिटिश उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रहे थे, अभी पूरा कंट्रोल में नहीं आया था, लेकिन कंट्रोल में तो आ गया था। तो कंट्रोल कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कंट्रोल कर रहा था उसका गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा था कि बहुत सारे जो बंगाल के फैसले था वो खुद ले रहा था, और इसमें इंटरफेरेंस हो रहा था मीर जाफ़र को
प्रशासन करने में दिक्कत हो रही थी। मीर जाफ़र ये फील कर रहा था कि बार बार रॉबर्ट क्लाइव हमको इंटरफेयर कर रहा है मेरे प्रशासन करने में और इसकी वजह से वो इरिटेट हो रहा था। साथ ही होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने थे, माफ़ कीजिएगा, जो बंगाल को पैसे देने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये भी था कि भाई मीर जाफ़र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर कुछ पैसे देगा। लेकिन अभी इरिटेशन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से क्लाइव का बहुत सारा अमाउंट ड्यू पड़ा हुआ था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना पैसा दिया जाना चाहिए था वो पूरा का पूरा पैसा अभी बंगाल नवाब ने नहीं दिया था। इसकी वजह से भी दोनों में अनबन चल रही थी। ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या होता है कि एक सन इन लॉ है उसका, किसका, मीर जाफ़र का, जिसका नाम होता है मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफ़र का सन इन लॉ, बेसिकली दामाद रहता है, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर जाफ़र को हटाकर 1760 ईस्वी में। कारण क्या था? कारण बड़ा सिंपल था कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ट्रीटी होती है और मीर कासिम क्या कहता है कि भाई ये पैसा जो नहीं दे रहा है हम आपको दे देंगे तुरंत, साथ ही बर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग या चट्टागोंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, साथ ही बर्दवान, मिदनापुर और चट्टागोंग तीनों इलाकों के आपको सुपुर्द कर देंगे ताकि आपको जैसे यूज करना है कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा 24 परगना दिया गया किसके द्वारा? मीर जाफ़र के द्वारा, और बर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग दिया गया किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। साथ में ही कासिम ये बोलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी वो सुनेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ये हमारा दोस्त है तो मीर कासिम भी बोला भाई कि हम उसको अपना दोस्त मानेंगे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन होगा वो बंगाल का भी या मीर कासिम का भी दुश्मन होगा। मतलब एक तरीके से मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को ये भरोसा दिलाया कि भाई हम आप जो हमको बोलेंगे हम मीर जाफ़र से ज़्यादा सुनेंगे, मतलब मीर जाफ़र से हम ज़्यादा कठपुतली की तरह आपका काम करेंगे। इस चक्कर में मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, मीर कासिम बहुत ही चालाक टाइप का बंदा था। वो बन तो गया बंगाल का नवाब, लेकिन बनते ही उसने क्या किया, जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उसको शिफ्ट करके बिहार के मुंगेर को बंगाल की राजधानी बना दिया। कारण क्या था? वो चाहता था कि जो अंग्रेज़ कलकत्ता में हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कलकत्ता में अपना डेरा डाले हुए थी। तो वो चाहता था कि हमको प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ना घुसे और इनसे दूरी बना कर रखे, इसलिए उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया, अपनी राजधानी शिफ्ट करके बदल के ले आया मुंगेर में। उसने साथ ही क्या किया, जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, नौकरशाही, जो उसके दरबारी लोग होते थे, उसमें उसने अपने पसंद के लोगों को रखना चालू कर दिया। ध्यान रखिएगा, अपने पसंद के लोगों को रखना चालू किया। और जो आर्मी थी, जो उसकी सेना थी, उसको भी उसने रिमॉडल किया। रिमॉडल मतलब उसको स्किलिंग की, उसको नए नए स्किल, नए नए गुर सिखाए, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग दी। तो ये दो चीज़ जो हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और रीमॉडलिंग ऑफ आर्मी, ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आ रहा था। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि जो मीर कासिम है वो मीर जाफ़र के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कठपुतली की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ मीर कासिम तो उनके एक्सपेक्टेशन के उल्टा काम कर रहा था। मीर कासिम तो यहाँ पे भाई कैपिटल बदल दिया, मुर्शिदाबाद से आ गया मुंगेर। कारण क्या था भाई कि हमको अंग्रेज़ कम से कम इंटरफेयर करे हमारे प्रशासन में। दूसरा बात, उसने ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को डालना चालू कर दिया ताकि विश्वासी लोग उसके अगल बगल रहें। आर्मी को नया स्किल सिखाया गया, उसमें रिमॉडलिंग हुआ, नए नए वारफेयर के तरीके आए, लड़ाई करने के नए नए तरीके सिखाए जाने लगे। तो ये सब चीज़ देख के अंग्रेज़ों में गुस्सा आ रहा था। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे कि दस्तक इशू किया गया था। आप लेक्चर 1 देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि दस्तक बोलते हैं ट्रेड परमिट को, कि आप अगर व्यापार करना चाह रहे हैं हमारे राज्य में तो हम आपको कुछ छूट देंगे। छूट ये रहेगा कि आपको इंटरनल टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे।
जो आपको अलग, जैसे आज टोल टैक्स लगता है रोड पे, उस टाइप के टैक्सेज आपको जब सामान आप इधर से उधर ले जाइएगा तो आपको नहीं देना होगा, आप उससे मुक्त रहिएगा। तो ये अधिकार दिया गया था कंपनी को। लेकिन होता क्या है, कंपनी इस दस्तक को या ट्रेड परमिट को मिसयूज करती है, जिसकी वजह से जो बंगाल का टैक्स कलेक्शन था वो कम आ रहा था, फिर से समस्या क्रिएट हो रही थी। तो ये क्या करता है, जो नवाब है मीर कासिम, वो बोलता है भाई कि हमको टैक्स का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोई टैक्स ही नहीं लेंगे, सबका टैक्स ख़त्म कर देंगे। मतलब अब कंप्लीट एबोलिशन ऑफ टैक्स होगा, ना अंग्रेज़ों पे टैक्स लगेगा, ना वहाँ के डोमेस्टिक उस पर लगेगा, यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ, माफ़ कीजिएगा, कंप्लीट एबोलिशन ऑफ टैक्स हो जाएगा। बेसिकली देखिए अंग्रेज कर क्या रहे थे, जो दस्तक होता था वो कंपनी को इशू किया गया था। अब कंपनी को इशू किया गया था तो वो उसको कंपनी के साथ साथ अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी के लिए ट्रेडिंग तो होती थी, उसमें यूज हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। वो आदमी अपना प्राइवेट ट्रेड भी चला रहा था, अपना खुद का व्यापार चला रहा था, उसमें उसको यूज करता था और उसमें से टैक्स वो बचा लेता था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरा, जो दस्तक था, जो प्राइवेट जो दस्तक दिया गया था, जो ट्रेड परमिट था, वो भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे और उनसे पैसे लेते थे, और भारतीय व्यापारी भी उनसे खरीद लेते थे, जिसकी वजह से वो भी टैक्स देने से बच जाते थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि अंग्रेज तो टैक्स दे ही नहीं रहे थे, भारतीय भी टैक्स नहीं दे पा रहे थे, मतलब कि भारत के लोग भी उसको मिसयूज कर रहे थे और अंग्रेज उसको बेच के अपना कंसेशन कमा लेते थे और भारत के लोग भी टैक्स नहीं देते थे। तो ये बात मीर कासिम को खटकी, तो उसने कहा कि भाई मैं इस सब चीज़ को हटा दूंगा, सब चीज़ जो टैक्स का जो सिस्टम है उसको मैं एबॉलिश कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना होता है तो मीर कासिम डिसाइड कर लेता है कि भाई अबॉलिश कर देंगे सभी टैक्स, जो ट्रेड टैक्स लगता है उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये मंजूर नहीं था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है नहीं, हमको भाई विशेषाधिकार तो चाहिए, यानी कि आपको दूसरे लोगों पे, भारतीय लोगों पे टैक्स लगाना पड़ेगा और हम टैक्स नहीं देंगे। अब यहाँ से दोनों में ठन जाता मतलब दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ाई चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मीर कासिम जो होता है वो बंगाल छोड़ के भाग जाता है अवध। अब अवध कहाँ है भाई, अवध बंगाल के पश्चिम में है, आजकल का जो यूपी का इलाका वही अवध। वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद क्या करता है, जो नवाब ऑफ अवध था शुजा-उद-दौला, उसके साथ और मुग़ल एम्परर शाह आलम के साथ मिलकर एक संगठन बनाता है, कन्फेडरेसी बनाता है, और ये कहता है कि भाई अब हम तीनों मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे। कौन कौन, तो सबसे पहले आपका हो गया मीर कासिम, दूसरा हो गया अवध का नवाब, उसका नाम था शुजा-उद-दौला, याद रखिएगा शुजा-उद-दौला, और मुग़ल एम्परर, मुग़ल राजा शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज़ से, और इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर, जो हुआ कब, 22 अक्टूबर 1764 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इसमें अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व किसने किया, इसमें अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व किया भाई हेक्टर मुनरो ने। बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए कि बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों की तरफ से किसने लड़ा, हेक्टर मुनरो ने। सिंपल सा कारण है पूछने का, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, और तीन राजाओं की सम्मिलित सेनाओं को अगर अंग्रेज हरा रहा है तो ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जो बक्सर की लड़ाई है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ी गई, और इसमें अंग्रेज जीत गए, यानी कि अंग्रेज़ों ने तीनों की सम्मिलित सेना को, कंबाइंड फोर्स को हरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मीर कासिम तो हट गया था भाई, नवाब वो तो भाग गया था अवध, तो वापस से
बंगाल था उसका नवाब बना दिया गया था मीर जाफ़र को, यानी मीर कासिम के बाद फिर से बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये बने मीर जाफ़र। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, तो 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। अंग्रेज की तरफ से आता है रॉबर्ट क्लाइव और वो साइन करता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किसके साथ? दो लोगों के साथ साइन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नवाब शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम द्वितीय, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ। किसके किसके साथ साइन होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है नवाब शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ, यानी दो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। तो जो शुजाउद्दौला के साथ साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके तहत क्या बोला गया? उसके तहत बोला गया कि आप जो इलाहाबाद का इलाका शुजाउद्दौला के अंदर आता था उसको बोला गया कि आप उसको मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय को सौंप दीजिए। क्यों कहा गया मैं बताऊंगा आगे। जो इलाहाबाद का इलाका है वो बोला गया शुजाउद्दौला को कि आप शाह आलम द्वितीय को दे दीजिए। दूसरा बोला गया कि हम ये मानते हैं कि इस जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ बक्सर उसकी क्षतिपूर्ति बहुत ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। बैटल ऑफ बक्सर में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। तो उसने कहा कि शुजाउद्दौला भाई आप हमको 50 लाख का वार इंडेमनिटी दो, मतलब हमारे जो लड़ाई में क्षति हुई है उसको पूरा करने के लिए, उसको युद्ध का क्षतिपूर्ति कहा जाता है, 50 लाख रुपए दिए मांगे। तो भाई शुजाउद्दौला रेडी हो गया, भाई ठीक है इलाहाबाद हम सरेंडर कर देंगे और 50 लाख हम देंगे वार इंडेमनिटी। ठीक है। अब शाह आलम सेकंड के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, मतलब शाह आलम द्वितीय के साथ भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, उसमें क्या क्या कहा गया? उसमें बोला गया कि भाई अब आप दिल्ली में नहीं रहिएगा, जो इलाहाबाद आपको मिल रहा है शुजाउद्दौला के द्वारा आप अब वहाँ रहिएगा। ठीक है। ये एक तरीके से द्योतक था कि भाई अब मुग़ल के डिक्लाइन का, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में बात किया था, मुग़ल के डिक्लाइन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने वाला है। हालांकि लास्ट मुग़ल सम्राट यही था, शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा। तो इसका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो वो बोला कि दिल्ली में आपको नहीं रहना और दिल्ली छोड़ के आपको इलाहाबाद में रहना है। और ये इलाहाबाद का इलाका उसने अवध नवाब शुजाउद्दौला से ले लिया। साथ ही एक फरमान इशू करवाया जिसके तहत अंग्रेज़ों ने दीवानी राइट, मतलब कर लगाने का अधिकार, दीवानी राइट ले लिया। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, कि भाई अब अंग्रेज़ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कर वसूलेंगे। मतलब शाह आलम के साथ दो एग्रीमेंट, मतलब ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद हुई उसमें दो बातें कही गई। पहला बात ये कहा गया कि भाई आप दिल्ली छोड़ के इलाहाबाद में रहिए और अब कंपनी के प्रोटेक्शन में रहिएगा। और कंपनी के प्रोटेक्शन में रहिएगा मतलब अब आपको इधर उधर नहीं करना है, आपको कंपनी पेंशन देगी। दूसरा बात ये कहा गया कि एक फरमान इशू करिए और उसके तहत हमको दीवानी राइट यानी कि कर लगाने का अधिकार दे दीजिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। तो शाह आलम द्वितीय मान जाता है और ये दोनों बात मान ली जाती है उसके द्वारा। यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बेसिकली क्या किया, एक तो इलाहाबाद जो शुजाउद्दौला के पास था, अवध नवाब के पास था, उसको दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को। और साथ ही 50 लाख का उसने लड़ाई के क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेज़ों को देने का वादा किया। और शाह आलम सेकंड के साथ उसने अंग्रेज़ों ने साइन करवाया ट्रीटी। उसमें ये बात ये कही गई कि जो इलाहाबाद आपको दिया जा रहा है उसमें आप जाकर रहिएगा दिल्ली छोड़कर। और दूसरी बात, एक फरमान जारी कीजिए जिसके तहत दीवानी राइट हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हम ले लेंगे। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ समझिए कि ये ट्रीटी, और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्यों मांगा गया दीवानी राइट। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मांगने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी। ये डेल्टा ट्रैक्ट है, मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है वो यहाँ पे आती है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से यहाँ पैदावार अच्छी होती थी, जिसकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा वसूले जा सकते थे। इसलिए इन्होंने मांगा था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। और बाद में यहाँ जाके
इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट भी लगाया, आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो शाह आलम सेकंड है एक तरीके से अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहेगा इलाहाबाद में, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता ये है कि जो शाह आलम द्वितीय है अब रबर स्टैंप बन गया था कंपनी का। ठीक है, रबर स्टैंप कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी उसको बोलेगी वही वो सुनेगा, वही वो करेगा। तो एक तरीके से मुगल का जो पतन है अब यहाँ पे लगभग धीरे धीरे मतलब वो अपना पतन के सबसे निम्नतम पॉइंट पे वो पहुँचा हुआ है लगभग। अब वो पतन के प्रक्रिया ख़त्म होने को है, पूरी होने को है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर से देखिए दीवानी राइट मिल गया इसको, तो ये बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो रियल फाउंडेशन था इंग्लिश पावर का इंडिया में। बैटल ऑफ प्लासी शुरुआती पॉइंट था भारत में अंग्रेज़ों की नींव का, और ये वास्तविक पॉइंट था भारत में अंग्रेज़ों के नींव का। याद रखिएगा कि जो बैटल ऑफ बक्सर है इट इज़ द रियल फाउंडेशन पॉइंट ऑफ इंग्लिश पावर इन इंडिया, मतलब कि वास्तविक जो पावर मिला अंग्रेज़ों को बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिला। कारण क्या था? इन्होंने दीवानी राइट पकड़ लिया सबसे उपजाऊ ज़मीन का, और बहुत सारे अच्छे जो ट्रेडिंग इलाके थे उनको अपने अंदर कब्जा कर लिया। जैसे पहले उन्होंने 24 परगना ले लिया था, और इसमें ले लिया उसने क्या इसमें ले लिया उसने बर्दवान का इलाका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सब सारे इलाके उसने ले लिए, और इसकी वजह से अब इतिहासकारों में ऐसा मानना है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो वास्तविक नींव रखता है इंग्लिश पावर का, अंग्रेज़ों का इंडिया में। ठीक है, अब क्या होता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल में। ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है भाई? तो इसमें क्या बोला गया कि 2 लोग मिलकर बंगाल पर रूल करेंगे। 2 लोग मिलकर कैसे करेंगे? कंपनी भी करेगी, लेकिन कंपनी दिखेगी नहीं, कंपनी पर्दे के पीछे रहेगी, और लोगों के सामने बंगाल का नवाब रहेगा। तो जो कंपनी है, कंपनी ने 2 बड़े इम्पोर्टेंट ताकत अपने अंदर अपने हाथों में पकड़ के रख लिया। पहला रख लिया उसने दीवानी राइट, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मतलब कलेक्टिंग रेवेन्यू, मतलब कर लगाने का और टैक्स कलेक्ट करने का ताकत और अधिकार अपने अंदर रख लिया। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है निज़ामत पावर। निज़ामत पावर कहते हैं पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस का, मतलब कि पुलिस भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में रहेगी। यानी कि कंपनी और नवाब दोनों मिलकर शासन करेंगे बंगाल पे, और कंपनी के हाथ में दीवानी और निज़ामत राइट्स दोनों आ गए। तो बंगाल के नवाब के हाथ में क्या था? तो बंगाल के नवाब को दिया गया कि भाई आप यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर सिक्योर कीजिएगा, मतलब शांति बनाए रखिएगा, और जो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था उसको बना के रखिएगा। लेकिन समस्या क्या थी? कि समस्या ये थी कि इन दोनों कामों के लिए फंड्स चाहिए और फोर्स चाहिए, मतलब पैसे चाहिए और मिलिट्री ताकत चाहिए, और दोनों ताकत को पकड़ के बैठा हुआ था कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी एक तरीके से सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई बंगाल के नवाब पे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सारी की सारी अथॉरिटी पकड़ के बैठ गई। इसको कहने का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, तो जो बंगाल के लोग हैं वो किसको जाके कंप्लेन करेंगे? तो वो कंप्लेन करेंगे नवाब को। लेकिन नवाब बस कहने के लिए ताकतवर था, सारी ताकत तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में पकड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि उसने दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, क्लियर है? तो ये बोला जाता है कि ये सभी व्यवस्थाएं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बनाई गई थी, प्रशासन की व्यवस्था, कि भाई हम पुलिस का व्यवस्था करेंगे, मतलब कंपनी पुलिस का व्यवस्था करेगी, और हम दीवानी राइट्स अपना हम वसूलेंगे, और आप बस लोगों से मिलते रहिए और उनका सुनिए और शांति बनाए रखिए। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो ज़्यादा दिन चलनी नहीं थी, और ज़्यादा दिन चली भी नहीं। और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, मतलब प्रशासनिक गतिविधियाँ पूरी तरह चरमरा गई, पूरी तरह ख़त्म हो गई,
और इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि माना किया जाता है, ऐसा हुआ ही, इस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि बंगाल जो है पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का बंगाल पे हो गया। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है कि किस तरीके से बंगाल पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो इसको समझ लिए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से आप देख सकते हैं, और एक काम कीजिएगा, इसको सुनने के बाद आप पूरा का पूरा वीडियो, माफ़ कीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर फिर वापस जाकर अपने बुक से पढ़िए कम से कम 2 बार, और फिर क्वेश्चन पेपर को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको वीडियो अगर सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।